अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री सीखो। रेडॉक्स रिएक्शन की ये आखिरी वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और दो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बची रह गई उनको हम डिस्कस करेंगे। जिसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि रेडॉक्स रिएक्शन टाइट्रेशन में कैसे यूज़ होता है और टाइट्रेशन एक एक्सपेरिमेंट होता है, उसमें हम कैसे रेडॉक्स रिएक्शन को यूज़ करते हैं। साथ ही साथ हम लोग एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जिसमें हम लोग पढ़ेंगे रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में, या सिंपली बोला जाए तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में, रिडक्शन पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में। ठीक है, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फिनोमेना होता है जिसमें रिडॉक्स रिस्पॉन्सिबल होता है। इससे आजकल बहुत मॉडर्न डे में हम इसका यूज़ करते हैं, जैसे कि रिस्टार्ज की बैटरी हो गई या सेल हो गया, इस तरह की कोई भी इन्वर्टर की बैटरी हो गई, इस तरह की चीज़ों में रिडक्शन पोटेंशियल का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको पूरी बातें समझ में आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि टाइट्रेशन क्या होता है। तो टाइट्रेशन एक एक्सपेरिमेंट होता है, एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस होती है जिसमें हम लोग दो सॉल्यूशन को या दो रिएजेंट के सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं आपस में। ठीक है, यानी कि सपोज करें एक सॉल्यूशन 1 मान लेते हैं और दूसरा सॉल्यूशन 2 मान लेते हैं। इन दोनों को हम आपस में मिक्स करते हैं ताकि जो रिएक्शन हो वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, ये दोनों आपस में रिएक्ट कर लें कम्प्लीटली, आपस में एक दूसरे से रिएक्ट कर लेते हैं कम्प्लीटली। इसी प्रोसेस को हम लोग टाइट्रेशन बोलते हैं। ठीक, अच्छा, इसका यूज़ क्या है? देखिए, सॉल्यूशन 1 जो हम लेते हैं, कोई भी चीज़ हो सकती है, इसकी जो कंसंट्रेशन होती है वो नोन होती है। ठीक है, नोन कंसंट्रेशन का हम सॉल्यूशन लेते हैं, या बेसिकली हम इसको स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, हम कोई एक रिएजेंट का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेते हैं जिसमें हमको उसकी कंसंट्रेशन मालूम होती है। दूसरा जो सॉल्यूशन होता है जिससे हम उसको रिएक्ट कराते हैं, उसकी हमको कंसंट्रेशन नहीं पता होती, तो वो अननोन रहती है। ठीक है, इसी अननोन कंसंट्रेशन को निकालने के लिए हम लोग टाइट्रेशन को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, होता कैसे? इसमें हम लोग एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखते हैं जिसमें हम लोग एक अपैरेटस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्यूरेट। ऐसे करके इस पे एक स्टैंड में लगा रहता है, इस तरह का होता है कुछ। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं ब्यूरेट। ब्यूरेट में हम लोग क्या करते हैं? ब्यूरेट में हम लोग उस अननोन सॉल्यूशन को फिल करते हैं जिसका हमको कंसंट्रेशन निकालना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे? अननोन सॉल्यूशन लेंगे। ठीक है, और नीचे हम लोग एक कोनिकल फ्लास्क इस्तेमाल करते हैं। कोनिकल फ्लास्क कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, इसमें हम लोग रखते हैं क्या? इसमें हम लोग नॉन कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन को रखते हैं और दोनों को आपस में रिएक्शन कराते हैं। ठीक, अब क्योंकि पार्टिकल छोटे छोटे होते हैं तो हम इसको देख तो सकते नहीं, तो कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ? तो ऐसे में हम लोग इस्तेमाल करते हैं इन दोनों के, हम रिएक्शन को जांचने के लिए, चेक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि इंडिकेटर का, जिससे हम, जैसे एग्जांपल के लिए अगर मान ले इसमें हमने कोई बेस रखा है ब्यूरेट में और कोनिकल फ्लास्क में कोई एसिड रखा है, तो दोनों जहाँ कंप्लीट होगा तो एक न्यूट्रलाइज रिएक्शन हो जाएगा। तो अगर हम कोई इंडिकेटर ले लें, जैसे सपोज करते हैं कि हम ब्यूरेट में हमने रखा है, एग्जांपल के लिए मान लेते हैं हमने NaOH रखा है जिसकी हमको कंसंट्रेशन मालूम नहीं है, और हमने कोनिकल फ्लास्क में सपोज कर लेते हैं कि हमने क्या रखा है? HCl रखा है। ठीक है, तो HCl है और NaOH है। हम क्या करें कि हम HCl में फिनोफ्थलीन वाला इंडिकेटर मिला दें। ठीक है, फिनोफ्थलीन के बारे में आपने 10th में पढ़ रखा है। ये एक ऐसा इंडिकेटर है जो एसिड के साथ कलरलेस होता है मगर बेस के साथ पिंक हो जाता है। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे? ड्रॉप वाइज डालते जाएंगे। एक ऐसा टाइम आएगा जब ये सॉल्यूशन जो है कम्प्लीटली क्या होगा? पिंक हो जाएगा। तो इससे पता चलेगा कि जो पूरा बेस था वो एसिड में मिल चुका है। ठीक है, वही होता है इसका। तो यानी कि एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर रिएक्शन या दोनों चीज़ें जो ली गई हैं, यानी सॉल्यूशन 1 और सॉल्यूशन 2 जो लिया गया है, वो कम्प्लीटली रिएक्ट कर लेंगे। ठीक है, जिस पॉइंट पर ये कम्प्लीटली रिएक्ट कर लेते हैं उसी पॉइंट को हम लोग कहते हैं क्या? उसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं एंड पॉइंट। ठीक है, या फिर इसी को हम लोग इक्विवेलेंस पॉइंट भी बोलते हैं, जहाँ पर इन दोनों का रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, और ऐसा करने के लिए हमको इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ऐसे कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जो रिडॉक्स सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, रिडॉक्स सेंसिटिव इंडिकेटर्स होते हैं। रिडॉक्स सेंसिटिव इंडिकेटर्स का मतलब यानी कि ये जब भी रिएक्शन में आते हैं वो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन करते हैं। ठीक है, इसमें बड़ा फेमस है हमारा KMnO4, जिसको हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट के नाम से जानते हैं। इसके अलावा एक और बहुत फेमस है K2Cr2O7। इसी के साथ एक हम लोग आयोडीन का सोल्यूशन भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, या स्टार्च इस्तेमाल करते हैं। ये सारी चीज़ें जो होती हैं रिडॉक्स सेंसिटिव इंडिकेटर्स होती हैं,
जिनसे हम लोग रिएक्शन को कराते हैं। इसमें KMnO4 का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि 12th क्लास में हम KMnO4 का एक्सपेरिमेंट जो है, यानी कि हम KMnO4 को टाइट्रेट करते हैं दो चीज़ों के अगेंस्ट, एक ऑक्सैलिक एसिड के और दूसरा हमारा जो होता है वो होता है मोहर सॉल्ट के। ठीक है, मोहर सॉल्ट, इन दोनों के अगेंस्ट टाइट्रेट करते हैं। ये हमारा 12th क्लास में एक्सपेरिमेंट होता है। ठीक, उसमें हम KMnO4 को एज अ इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं। KMnO4 जो होता है ये एक पिंक कलर का, बहुत ही ज़्यादा डार्क पिंक कलर होता है। ठीक है, बहुत इंटेंसली कलर्ड होता है। तो इसका जो विजिबल एंड पॉइंट है वो हमको दिखाई दे जाता है, क्योंकि इसका जो कलर होता है वो डिसअपियर होता रहता है या अपीयर होता रहता है जब जहाँ पे भी हम उसको टाइट्रेट करते रहते हैं। तो ये एज अ सेल्फ इंडिकेटर भी बिहेव करता है टाइट्रेशन में। ठीक है, ये टाइट्रेशन वाले प्रोसेस में ये कैसे बिहेव करता है, सेल्फ इंडिकेटर की तरह बिहेव करता है। ठीक, तो एक्सपेरिमेंटल पार्ट में इसको आपको पढ़ाया जाता है। इसी तरह K2Cr2O7 भी होता है, यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट। और हम जो है आयोडीन वगैरह को टाइट्रेट करते हैं। अगर कोई ऐसा सबस्टेंस है, कोई ऐसा रिएजेंट है जिसमें आयोडीन वगैरह है, तो वहाँ स्टार्च का भी इस्तेमाल करते हैं। तो उससे क्या होता है, इंटेंस ब्लू कलर प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। KMnO4 बेसिकली हमारे सिलेबस में मेनली होता है। ये एक सेल्फ इंडिकेटर की तरह बिहेव करता है और इसका रिएक्शन जो है हम लोग एसिडिक मीडियम में कराते हैं। ठीक है, एसिडिक मीडियम में ये अपने कलर को धीरे धीरे क्या करता है, लॉस करता जाता है। जब से ड्रॉप डलता जाएगा तो कलर को क्या करता है, लॉस करता जाता है। ठीक है, और जहाँ पर लॉस करना बंद होता है, माने कलर जो है डिसअपियरेंस ख़त्म हो जाती है, वहीं पर आ जाता है हमारा एंड पॉइंट। ठीक, इस रिएक्शन में जनरली अगर हम देखें जो प्रोसेस इन्वॉल्व होती है उसमें KMnO4 जो होता है एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करता है। सपोज कर लेते हैं फेरस सल्फेट के साथ। ये फेरस सल्फेट जो है हमारा मोहर सॉल्ट के पास से आता है। ठीक है, और H2SO4 ये एसिडिक मीडियम का रिएक्शन है, तो यहाँ एसिडिक भी होगी, एसिड भी होगा। तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन होता है वो होता है पोटेशियम सल्फेट का। ठीक है, साथ ही साथ हमारे पास मैंगनीज सल्फेट का और हमारे पास फेरस सल्फेट वगैरह भी बनता है। ठीक है, फेरस सल्फेट और साथ ही साथ वाटर वगैरह बनता है। ठीक है, तो मतलब ये सारे मेजर प्रोडक्ट्स हैं। तो ये होता है हमारा KMnO4 का रिएक्शन, अगर हम इसको टाइट्रेट करें किसके अगेंस्ट, मोहर सॉल्ट के अगेंस्ट। तो अब इसमें हम ज़रा ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमको ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलता है। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम मैंगनीज की बात करें तो +2 में मिलता है। तो 7 से 2 गया, माने ये रिड्यूस हो गया। ठीक है, तो ये रिड्यूस हुआ तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ये रिड्यूस हो रहा है तो ये किसकी तरह बिहेव करता है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, या फिर हम बोलें तो इसको ऑक्सीडेंट बोलते हैं। ऑक्सीडेंट की तरह बिहेव करता है और सामने वाले को क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है। कैसे पता चलेगा, आइए हम फेरस सल्फेट के ऊपर चार्ज देखते हैं। तो आयरन के ऊपर यहाँ पर +2 है, सल्फेट पे -2, आपको पता ही ओवरऑल। ठीक है, इस केस में सल्फेट है, फेरस सल्फेट है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारे पास सल्फर पे सल्फेट पे मान लेते हैं -2, तो यह आ जाएगा -6। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा +3। तो यहाँ पर 2 से क्या हुआ, 3 हुआ, यानी यहाँ से फेरस से जो है हमारा फेरिक में कन्वर्ट हो रहा है आयरन। यहाँ पे ये फेरस के फॉर्म में यानी +2 के फॉर्म में है, और यहाँ पर हमारे पास है फेरिक सल्फेट, तो यहाँ पे +3 के फॉर्म में, यानी कि आयरन यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। तो इस तरह से KMnO4 जो है एसिडिक मीडियम में सामने वाले को क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है। तो ये था हमारा टाइट्रेशन। ठीक है, तो अब हम लोग आ जाते हैं हमारी दूसरी टॉपिक, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में। तो रिडॉक्स रिएक्शन को तो हम जानते ही, ऐसी प्रोसेस जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ में हो उसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन जो होता है वो दो तरीके से होता है। अगर हम उसको एप्लीकेशन देखें तो पहला होता है हमारा डायरेक्ट रिडॉक्स, दूसरा होता है हमारा इनडायरेक्ट रिडॉक्स। डायरेक्ट रिडॉक्स और इनडायरेक्ट रिडॉक्स में फ़र्क क्या है कि बेसिकली सिंपली यहाँ पे कंटेनर का फ़र्क है। कंटेनर का फ़र्क कहने का मतलब कि अगर कोई रिडॉक्स जो है वो सेम वेसल में हो रहा हो तो हम उसको बोलेंगे डायरेक्ट रिडॉक्स। ठीक है, और अगर डिफरेंट वेसल में हो रहा हो तो हम उसको बोलेंगे इनडायरेक्ट रिडॉक्स। दैट मीन्स कि अगर सपोज करिए हमारे पास एक ये कंटेनर है, इसी में हमारा रिडक्शन भी हो रहा हो और इसी में हमारा ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट रिडॉक्स बोलते हैं। लेकिन अगर दोनों चीज़ें सेपरेट उसमें हो, कंटेनर्स में हो रही हो, यानी एक में ऑक्सीडेशन हो रहा हो दूसरे में हमारा रिडक्शन हो रहा हो, तो ऐसे केस में जो भी प्रोसेस होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट रिडॉक्स। और ये दोनों का प्रैक्टिकल लाइफ में या डेली लाइफ में बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है, इनके बड़े इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं। क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स वगैरह, यानी कि जो अभी शुरू में हमने बताया, जो बैटरी होती है, जो सेल होती है, वो इसी डायरेक्ट रिडॉक्स और इनडायरेक्ट रिडॉक्स के कंसेप्ट पे काम करती है। ठीक है,
यहाँ तक कि इवन जो स्पेस में जो हमारे रॉकेट्स वगैरह जाते हैं उनमें जो बैटरी वगैरह इस्तेमाल होती है, उनमें जो पावर सप्लाई के लिए चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो भी जो है रिडॉक्स से ही बनती हैं, मतलब यानी रिडॉक्स के एप्लीकेशन का ही पार्ट होती है। उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म लेते हैं हम लोग, फ्यूल सेल बोलते हैं उसको, जहाँ पर हम लोग ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं और हाइड्रोजन का इस्तेमाल करते हैं ताकि जो है क्या हो, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सके स्पेस में भी। तो इस तरह की सेल्स जो होती हैं ये इसी प्रोसेस का, इसी रिडॉक्स का एप्लीकेशन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, देन हम धीरे धीरे जो है अपने टॉपिक पर पहुंचेंगे। तो सबसे पहले अगर बात की जाए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की, तो बेसिकली ये एक डिवाइस है जिसमें ये प्रोसेस होती है। एक डिवाइस है जिसमें डायरेक्ट रिडॉक्स, ठीक है, और इनडायरेक्ट रिडॉक्स होता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, जिस सेल में, जिस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में डायरेक्ट रिडॉक्स हो रहा हो उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और जहाँ इनडायरेक्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैल्वानिक सेल बोलते हैं, या कहीं कहीं इसको वोल्टाइक सेल भी बोला जाता है। ठीक है, ये दोनों ल्यूजी गैल्वानी और अलेक्जेंडर वोल्टा, इन दोनों के नाम से ही है। ठीक है, तो अगर इनडायरेक्ट रिडॉक्स हो रहा होगा तो गैल्वानिक या वोल्टाइक सेल बोला जाएगा, डायरेक्ट रिडॉक्स हो रहा होगा तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोला जाता है। ठीक है, होता दोनों में प्रोसेस रिडॉक्स ही है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन ही, मगर दोनों के कंटेनर जो होते हैं थोड़े सेपरेट होते हैं। ठीक, तो अब ये सेल करती क्या है, बेसिकली ये सेल जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है किसमें, केमिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी में, या फिर केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। केमिकल को किसमें करती है, इलेक्ट्रिकल में। अच्छा, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे उसको हम लोग ही इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलते हैं। यानी यहाँ पर जो है हमको क्या देखने को मिलेगा, डायरेक्ट रिडॉक्स का रिएक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, जो सेल हमारी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे उसको हम लोग बोलते हैं गैल्वानिक सेल। ठीक है, और यहाँ पर हमको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा इनडायरेक्ट रिडॉक्स। ठीक, तो हमारे बुक्स में जो मेंशन किया है वो गैल्वानिक सेल को मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग उसी को देख लेते हैं, गैल्वानिक सेल को ही, कि गैल्वानिक सेल कैसे काम करती है। उसके बाद फिर हम उसके बाद आगे को डिस्कस करेंगे। तो एक गैल्वानिक सेल का एक बड़ा फेमस एग्जाम्पल है डैनियल सेल। ठीक है, गैल्वानिक सेल का एक बड़ा फेमस एग्जाम्पल है डैनियल सेल। डैनियल सेल क्या होता है, डैनियल सेल में हम लोग कॉपर और जिंक मेटल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जहाँ पर जिंक जो है एज अ एनोड इस्तेमाल की जाती है और जहाँ कॉपर जो है एज अ कैथोड इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसी जो सेल होती है जिसमें कैथोड जो हो कॉपर का हो और एनोड जो हो जिंक का हो उसको हम लोग डैनियल सेल बोलते हैं। और ये एग्जाम्पल है किसका, ये एग्जाम्पल है हमारे गैल्वानिक सेल का। यानी यहाँ पर हमको क्या देखने को मिलेगा, इनडायरेक्ट रिडॉक्स देखने को मिलता है। तो चलिए देखते हैं प्रोसेस क्या होती है। हम दो कंटेनर लेते हैं कुछ इस तरह के, ठीक है, जिसमें हम सॉल्यूशन फिल करेंगे। ठीक है, हम लोग यहाँ पर लेते हैं क्या, जिंक का इलेक्ट्रोड, इधर हम लेते हैं किसका इलेक्ट्रोड, जिंक का इलेक्ट्रोड। बेसिकली प्योर मेटल होता है जो कि डिप होता है जिंक सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में, और इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या होती है, 1m होती है। ठीक है, राइट हैंड साइड पे हम लोग लेते हैं कॉपर का इलेक्ट्रोड, ठीक, जिसमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन फिल होता है और उसके अंदर वो डिप होता है और इसकी जो कंसंट्रेशन होती है वो कितनी होती है, 1m की होती है। ठीक है, इन दोनों को हम लोग कनेक्टिंग वायर से जोड़ देते हैं और यहाँ पर हम लोग लगाते हैं एक वोल्ट मीटर ताकि हमको वोल्टेज का आइडिया लग जाए। ठीक, दोनों को आपस में कुछ इस तरह से जोड़ देंगे। यहाँ पर हम वोल्ट मीटर लगाएंगे जिससे हमको वोल्टेज मिल जाएगा, कि करंट फ्लो हो रहा होगा तो पता चल जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही ये सर्किट कंप्लीट होती है, होता क्या है कि ये जो जिंक के इलेक्ट्रोड हैं इसके आयंस जो है निकल के सोल्यूशन में आने लगते हैं। ठीक है, जिंक के जो आयंस है वो क्या होते हैं, सोल्यूशन में आने लगते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन इस सर्किट में फ्लो करना शुरू करते हैं। ठीक है, और हमने सबने पढ़ा है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज करंट, या हम लोग सिंपली बोलें तो फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। यहाँ सिंपली हम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो हम इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है इसलिए हम फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को करंट बोल रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन इधर, तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में हमारा करंट होता है, तो करंट का फ्लो होने लगता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक्सेस हो गया। अच्छा, क्यों इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ, आइए इसको समझते हैं। अब जैसे इधर जिंक
इलेक्ट्रोड को हमने डिप किया है जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में, उसी तरह जैसे ही कॉपर के इलेक्ट्रोड को, ठीक है, ये हमारा कॉपर का इलेक्ट्रोड है, इसको हम कॉपर सल्फेट में डिप करेंगे तो होता क्या है कि सॉल्यूशन में से कॉपर के आयन जो है इस इलेक्ट्रोड के ऊपर जाके स्टक हो जाते हैं, चिपकने लगते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आने लगता है। इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होते हैं और यहाँ से वो चल पड़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे एरो बना हुआ है, ये गड़बड़ हो जाएगा, इसको एरो नहीं मानना है। ठीक है, ये एरो नहीं है। ठीक है, अच्छा इधर भी बन गया, इसको ऐसे हटा देते हैं, अब सही है। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन्स चल पड़ेंगे इस तरफ कॉपर के इलेक्ट्रोड की तरफ और फ्लो ऑफ करंट हो जाएगा। ठीक है, ये होती है हमारी डैनियल सेल। अब इसमें रिडॉक्स का क्या रोल है? रिडॉक्स का रोल ये है कि यहाँ पर इस केस में जिंक के इलेक्ट्रोड के केस में जो जिंक है वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके सॉल्यूशन में आ रहा है। ठीक है, प्योर जिंक अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके सॉल्यूशन में आ रहा है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कॉपर के जो 2+ के आयंस हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके कॉपर का सॉलिड फॉर्म ले रहे हैं। ठीक है, यानी कि एक्वस फॉर्म से वो कन्वर्ट हो रहे हैं किसमें, सॉलिड फॉर्म में, और यहाँ इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने लगा तो ये करंट हमारा प्रोड्यूस हो जाता है। कुछ इस तरह काम करती है हमारी डैनियल सेल। और एक तरफ हमारा क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और दूसरी तरफ हमारा क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो इस साइड जो है हमारा ऑक्सीडेशन हाफ है और इस साइड हमारा क्या है, रिडक्शन हाफ। इसीलिए ये क्या फॉलो करता है, ये फॉलो करता है इनडायरेक्ट रिडॉक्स। ठीक है, तो ये था हमारा डैनियल सेल का एग्जाम्पल। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे जनरेट होता है, आइए इसको समझते हैं। तो हमने अभी क्या देखा कि जब हम कंटेनर के अंदर सॉल्यूशन में, अभी हम फिलहाल इसको मान लेते हैं कि हमारे पास इसको जिंक सल्फेट का ही सॉल्यूशन मान लेते हैं, एक्वस सॉल्यूशन है 1m का। ठीक है, हमने इसके अंदर जिंक का इलेक्ट्रोड डिप किया, ये हमारा क्या है, जिंक का इलेक्ट्रोड। तो यहाँ हो क्या रहा था, यहाँ पर जो जिंक के आयंस हैं 2+ फॉर्म में, ये सॉल्यूशन में आने लगे। ठीक है, सॉल्यूशन में आना शुरू हो गए। तो एक टाइम के बाद क्या होगा कि सॉल्यूशन में पूरा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज जिंक के 2+ पूरे फिल हो जाएंगे, और यहाँ से जा रहे हैं तो पीछे क्या रह जाएगा, पीछे नेगेटिव चार्ज रह जाएगा। अब हमको 2 अपोजिट पोल दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, जब भी 2 अपोजिट पोल किसी चीज में बनते हैं तो वहां पर क्या होता है, एक पोटेंशियल जनरेट होता है। ठीक है, इसी पोटेंशियल को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर इसी पोटेंशियल को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी पोटेंशियल को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोला जाता है। ठीक है, कैसे जनरेट हो रहा है, क्योंकि जिंक के आयन सोल्यूशन में जा रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज बना रहे हैं और इलेक्ट्रोड पे माइनस चार्ज, दोनों में पोटेंशियल का डिफरेंस आया, एक तरफ माइनस हो रहा है एक तरफ प्लस, और जहां पोटेंशियल डिफरेंस बना वहां पे पोटेंशियल हमको मिल जाएगा। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रोड की वजह से बना है इसीलिए इसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, अब क्योंकि जिंक जो है क्या है, हमारा ऑक्सीडेशन कर रहा है, तो इसको हम लोग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसी तरह जो कॉपर था, कॉपर हमारा रिडक्शन करता है, तो इसके पे जो पोटेंशियल जनरेट होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल। तो अब हमको क्या हुआ, अब हमको एक प्रॉब्लम आती है छोटी सी, वो ये कि क्या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को हम कंसीडर करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या फिर रिडक्शन पोटेंशियल को। तो इसको IUPAC कन्वेंशन के हिसाब से हम लोग चलते हैं। IUPAC कन्वेंशन ने कहा कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो भी आए उसका नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल के बराबर कर लीजिए, और अगर हमारा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नेगेटिव आ रहा है तो उसको पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल कर लीजिए। ठीक है, और रिडक्शन पोटेंशियल को ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माना जाएगा। ठीक है, यानी कि जो भी रिडक्शन पोटेंशियल होगा, ठीक है, वही हमारा क्या होता है, वही हमारा होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। वही हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इस बात को नोट कर लीजिएगा, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा फॉर एग्जांपल हमने कहा कि कोई एक मेटल है जिसका इलेक्ट्रोड, सपोज करते हैं M मेटल है जिसका इलेक्ट्रोड इसके सॉल्ट में गया हुआ है। अब ये करता है क्या, ये जो मेटल है इसकी टेंडेंसी है क्या करने की, ऑक्सीडेशन करने की। तो अब टेंशन वाली, सपोज करते हैं कि हमारे पास एग्जाम्पल के लिए इसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आया वो आया, सपोज एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि मान लेते हैं -5 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, तो इसका तो रिडक्शन पोटेंशियल मिलेगा नहीं, मिल सकता है बिल्कुल, जस्ट इसका हमको क्या करना है, अपोजिट कर देना है, इक्वल्स टू लगा के इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, +5 वोल्ट हो जाएगा। तो यही इसका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो जाएगा। ठीक है, तो जहाँ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हो, माइनस में दिया हो तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर ले, और अगर पॉजिटिव में दिया हो तो उसको माइनस में कन्वर्ट कर लें, तो वो उसका रिडक्शन पोटेंशियल बन जाता है। और वही रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रोड
पोटेंशियल होता है किसी भी मेटल का। ठीक है, तो ये था हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर रिडॉक्स रिएक्शन ख़त्म हो रहा है। उम्मीद करते हैं कि आपको पूरी सीरीज समझ में आई होगी। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे नया चैप्टर, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन लेंगे किसका, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ठीक है, तो बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ से भी स्टार्ट होगी। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।